अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, 2-3 चीज़ों के ऊपर आज हमने बात करनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक के जो मामलात चल रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे मुआहिदा तो हो गया, लेकिन उस मुआहिदे में मुख्तलिफ जो चीज़ें थीं, उनको ज़रा थोड़ा-सा आज हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे जिस तरह ये कहा जा रहा है जी कि अगर फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दिया, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्या कोई आसमान गिर जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं जी कि अगर हुआ तो यूरोपियन यूनियन हमारी तबाही फेर के रख देगी। हम लोग किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे और हमारे जो वज़रा हैं, हमारे जो मुशीरान हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो पता नहीं क्यों डरा रही है और पता नहीं क्या से क्या कहते जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ज़रा डिस्कस करेंगे। साथ-साथ जो फांसियों का मामला है, उसके बारे में भी क्या सूरत-ए-हाल है? क्या यूरोपियन यूनियन वाक़ईतन फांसियों के खिलाफ है? इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, उसको ज़रा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ आज क्वेटा में धमाका हुआ है, बड़ा डेस्परेटली अटैक हुआ है। उसका ज़रा तजिया करेंगे कि वहाँ पे होटल की पार्किंग में जो हुआ है, होटल में कौन था? ये आपको जाके आगे बताते हैं और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कौन था। तो इसी पूरी सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, हमारे दोस्त, लंदन पोस्ट के रूहे रवां। डॉक्टर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम सुनने वालों को सलाम। थैंक यू डॉक्टर शाहिद साहब। मुझे ज़रा शुरू में ये ज़रा बता दें कि यार ये जो मामला हुआ है तहरीक लब्बैक का, और इसमें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया जा रहा है, बल्कि डराया जा रहा है, मिसगाइड नहीं किया जा रहा, डराया जा रहा है कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फ्रेंच एम्बेसडर को हमने जो पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर आप डाउनग्रेड कर दें रिलेशनशिप्स को, तो कौन-सी क़यामत आ जाएगी। और कम से कम एक मैसेज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चला जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर हमने मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं करनी। हो क्या रहा है? देखें, जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये है कि जो इससे पहले किसी मैगज़ीन ने कार्टून छाप दिए या किसी ने किताब लिख दी या किसी ने तकरीर कर दी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करके, वो एक अलहदा चीज़ थी। लेकिन इस मौके पे फ्रांस की जो गवर्नमेंट है, स्टेट इन्वॉल्व हो गई इसके ब्लास्फेमी में। उन्होंने अपने जो कार्टून है वो अपनी ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे लगा दिए और उन्होंने वो आसिया बीबी को और वो जो है ना वो अपना ऑफिशियल गेस्ट के तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया एक्सेट्रा। हमें इस पे कोई इतराज नहीं कि वो अपने मुल्क में जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स था वो एक स्टेट का रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो कि अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहती है, जो 22.5 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है, जिस जो एक न्यूक्लियर ताकत है, जिसके पास दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज है और जिसने पिछले 30 साल के अंदर 2 सुपर पावर्स को अपने हाथों या अपनी आँखों के सामने शिकस्त-ए-फ़ाश होते देखा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब जिस मुल्क के अंदर ये कैपेसिटी हो, 220 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हों और वो इतने डरपोक हों, इतने उनके जो लीडर हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी पॉलिटिशियंस, उनकी एलीट इतनी इतनी डरपोक, ना सिर्फ डरपोक है, दे आर डिसऑनेस्ट। बात ये है कि हर एक चीज़ का अब तुर्की ने कई दफ़ा जो है वो फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया, इज़राइल के सफ़ीर को निकाल दिया, वो डिप्लोमैटिक रिलेशन बाद में फिर बहाल हो गए। सफ़ीर तो ने जाना था, एम्बेसी तो उधर ही रही थी, एम्बेसी तो नहीं बंद हो रही थी। इस वक़्त भी ईरान की एम्बेसी खुली हुई है। पाकिस्तान ने, आपको शायद इल्म होगा, आपके पिछले 40 साल से पाकिस्तान एम्बेसी इन वॉशिंगटन, उसके अंदर एक ईरान डेस्क है, जो ईरान के इंटरेस्ट को हाँ, ईरान देखता के। है। हाँ, इसी वजह ठीक से बात। हमारे जो ज़्यादातर सफ़ीर पोस्ट हुए हैं वॉशिंगटन में, वो उनको ईरान दोस्त के तौर पे लिए जाए, चाहे वो शहरी रहमान हो, चाहे वो हुसैन हक्कानी हो या वगैरह-वगैरह। तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए फिर भी एक छोटा-सा लिंक रखते हैं। अब मामला ये था कि जब ये वाक़या पेश आया तो इनको अ, सबसे पहला ये काम करना चाहिए था कि ये फ्रांस के सफ़ीर को फ़ॉरेन ऑफ़िस में तलब करते, जिस तरह इंडिया वाले को ये बुलाते हैं। बल्कि इंडिया वाले को तो इनको कमरा ही दे देना चाहिए फ़ॉरेन ऑफ़िस के अंदर, जिस तरह वो उसको बुलाते हैं एलओसी के ऊपर। तो इसी तरह फ्रांस वाले को भी बुला लेते। उसको कहते हैं कि भई हम इस पे, हमारा मुल्क में बड़े जज़्बात पाए जाते हैं और हम इसको समझते हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया और ये भी इसको रुकना चाहिए तुम्हें।
जो तुम्हारा फ्रांस में पाकिस्तान का सफीर था पेरिस में, वो वहां पे जाके फॉरेन ऑफिस में मुलाकात कर लेता। तो आप अपनी प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराते ना। जब आपकी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो जाती, आप वेट करते कि फ्रांस जो है वो उसका क्या जवाब देता है, और फिर आप उसके बाद अपना नेक्स्ट लाए अमल तय करते। लेकिन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है और ये मेरी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड करेक्ट फैक्ट्स। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी। चाहे वो आईपीपीज के मुआहदे हों, चाहे वो सीटो सेंटो के मुआहदे हों, चाहे वो ये जो अभी मैं आगे आपको यूरोपियन यूनियन का जिक्र करूंगा, जो इन्होंने एग्जीक्यूशंस के ऊपर पाबंदी लगाई, यानी और अभी जो ऑयल क्राइसिस इन्होंने जो क्रिएट किया, जब पाकिस्तान के पास कम से कम 30 दिन का तेल होना चाहिए, और दुनिया में तेल सस्ता हो रहा था, लेकिन इन्होंने तेल नहीं खरीदा। आज उन्होंने एफआईए ने जो है ना अपनी रिपोर्ट दी है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में से ओगरा के लोग इन्वॉल्व थे उस काम के अंदर। चीनी का स्कैंडल हो जाए, वीट का स्कैंडल हो जाए, ये सारे के सारे काम ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किए बगैर नहीं हो सकते। आप 1 रुपया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खजाने से नहीं निकलवा सकते जब तक वो जो अहद चीमा जैसे और फवाद हसन फवाद जैसे और वो जो सुखेरा है उस जैसे अफसर नहीं होंगे सियासतदानों को के सामने जो है वो लेटने के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी, और पिछले 2.5 साल से जो जंग ब्यूरोक्रेसी ने शुरू की हुई है इमरान खान के साथ, वो बिल्कुल एक मुखालिफ एक फोर्स है, जो अंदर बैठ के इमरान खान की गवर्नमेंट को खोखला करी जा रही। महंगाई कंट्रोल करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। असिस्टेंट कमिश्नर मैजिस्ट्रेट, ये पुलिस, ये सारे लोग इमरान खान अपने साथ तो नहीं लेके आया ना, ये तो एग्जिस्टिंग लोग थे। कूड़ा उठाना, सफाई करना, ये भी सियासतदानों का तो काम नहीं है, ये तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका काम है करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जायदादें बनाई हैं। हम पॉलिटिशियंस को तो बहुत हर वक्त उनको हम टारगेट किया होता है, लेकिन जो असल कल्प्रिट्स हैं, जो ब्रॉडशीट की जिस कंपनी को $1.5 मिलियन इन्होंने दिया लंदन में, वो ब्यूरोक्रेसी की स्क्रूटनी के बगैर, चाहे वो नैब में बैठी हो, चाहे वो पाकिस्तान एम्बेसी हाई कमीशन में बैठी हो, उसके बगैर तो नहीं दिया जा सकता। कि आपने एक जाली कंपनी को, मैं अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन करूं तो मैं अब मैं आपको यकीन से दिला सकता हूँ कि वो कंपनी भी इन्होंने खुद ही, क्योंकि किसी फनकार ने बैठ के बताया होगा। जो लैंड हाँ, माफिया काम कर रही है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पुलिस वाला, उसकी मर्जी के बगैर कभी आप एक जमीन का एक कैसे इंच हो नहीं ले सकता सकते। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है, इसको या तो अपना दोबारा ओथ लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लॉयल्टी टू पाकिस्तान, ये खुदा की है? पनाह उससे है। क्या हो आप जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? दोबारा चले, ओथ लेने से क्या हो अब जाएगा? जमीर ही मरे जो हुए हैं। उसमें कुछ लोग, जो हमने सुना है ग्रेड 19 के बाद तो जात पात नस्ल रंग नस्ल हर चीज खत्म हो जाती है पाकिस्तान में। उसमें कोई नहीं पूछता आपका क्या मजहब है, आप किस जात से, आप जट हैं, कुम्हार हैं, मोची हैं, क्या है। लेकिन अ, पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई किरदार अदा कर सकती है, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबल है, वो तो ब्यूरोक्रेसी है। और जिस तरह फौज में एक अनलॉफुल कमांड होती है, कि आपका अगर ऑफिसर आपको अनलॉफुल कमांड दे तो आप रिफ्यूज करते हैं उसको मानने से। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने 56 कंपनियां जो बनी हुई थी, वो ब्यूरोक्रेसी ने बनाई हुई थी। ये उधर से भी तनख्वाह ले रहे थे, उधर से इनमें से किसी ने नहीं कहा कि जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। लेकिन ये उस कोलूजन में उनके साथ मिल गए। सीटों का जो मुआहदा हुआ, और यूब खान ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, जफरुल्लाह खान ने साइन कर दिया, और मुझे बाद में पता चला कि उसमें तो लिखा हुआ है कि जब कोई कम्युनिस्ट मुल्क हम पे हमला करेगा तो पाकिस्तान का एक ही कम्युनिस्ट मुल्क था, वो चाइना था। वो तो पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा था, रशिया के साथ हमारा बॉर्डर नहीं मिलता था, हमारा दुश्मन तो इंडिया था। लेकिन उन्होंने वन साइडेड मुआहदा करा के बेस बनवा दिया पेशावर के अंदर अमेरिका का, और पाकिस्तान को उन्होंने वो इसी वजह से खरोशीफ ने धमकी दी थी पाकिस्तान को कि मैं तुम्हारा पेशावर को उड़ा दूंगा इस पे। तो उसमें कौन था? जफरुल्ला खान वैसे ब्यूरोक्रेट, फॉरेन ऑफिस के अंदर उसके अभी भी चमचे चांटे मौजूद हैं, जो उसमें पूरे में इशू में इन्वॉल्व थे। और इसी वजह से 65 में अमेरिका ने बजाय पाकिस्तान की मदद करने के, उसने हमारा असला बंद कर दिया था। तो ये जितने मुआहदे, आईपीपीज का मुआहदा ले लें, कि भाई जब आप बंद बिजली घरों को पैसे दे रहे हैं, किसी को शर्म नहीं आई? यार मैं एक बंद दुकान है जो चल ही नहीं रही है, हम उसके पैसे दे रहे हैं, डॉलरों में दे रहे हैं, जो सर्कुलर डेट है।
अब इस तरह की जो लैंड माइन्स पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान की बुनियादों में जो लगाई है, वो ब्यूरोक्रेसी ने लगाई है। बाहर के लोग नहीं आए उस पे। अगर एक ब्यूरोक्रेट रिफ्यूज कर दे साइन करने से कि मैं नहीं मानता इस मुआहदे को, के इलेक्ट्रिक का जो मुआहदा हुआ, के इलेक्ट्रिक ने जो लूटमार मचाई हुई है, वो ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किए हुए केन कमिश्नर जो है वो कौन है? तो इनको ब्यूरोक्रेट ये महंगाई को कंट्रोल करना, जो अरबों रुपए की गंदम गायब हो गई सुबह सिंध में, तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? चूहे तो नहीं खा सकते इतनी सारी गंदम। मैं हमारा कहने का मकसद ये है, अभी मैं आपको मिसाल दूंगा, अभी यहाँ से लेटर लेकिन पिछले लेकिन साल जब लेकिन मुझे मुझे जरा थोड़ा सा इस बारे में क्लैरिफाई कर दें कि ये जो फ्रेंच एम्बेसडर का मामला है, इसमें क्या करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को? देखिए ना, एक तो ये है कि जी आप लाते उनको, आके उनको आप डिमार्श वगैरह देते या जो भी वो करते वो सब कुछ हो सकता था। लेकिन ये जो अब तहरीक लबैक ने कहा जी कि आप करारदाद पेश करें, और उसमें फिर उसमें भी डिली डैलिंग इन्होंने काफी की है, और उस करारदाद के बाद अब क्या हो सकता है, किस तरीके से आप इस चीजों को हैंडल कर सकते हैं? और ये जो खौफ है कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दिया तो यूरोपियन यूनियन हमें छोड़ देगी और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी तबाही फेर देंगे, इसमें कहां तक हकीकत देखिए जी, ये यूं समझते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो कोई अ, अ, बदमाशों का जो है ना, अच्छू गुज्जर का कोई ग्रुप है जिसमें सारे गुज्जर इकट्ठे होकर हमला कर देंगे आप। यूरोपियन यूनियन एक अलायंस है। वो जो 20-22 मुल्क हैं, उन सब के अलग-अलग, हम पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं, उनके सबके अलग-अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान के साथ। ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ। जो यूरोपियन यूनियन है वो उनकी अपनी यूनियन है। वो एक अलायंस है उनका, जैसे नेटो एक अलायंस है, जैसे वॉर्सो पैक्ट होता था सोवियत टाइम में। तो ये इसको बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि अगर हमने उनके सफीर को निकाल दिया तो कल को सारे जितने सफीर हैं वो अपनी अपनी एम्बेसी खाली करके चले जाएंगे पाकिस्तान से। ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ऐसा हो सकता है। फ्रांस की जो यूरोप के अंदर जो रेपुटेशन है फॉर एंटी सेमिटिज्म और इस्लामोफोबिया, वो बहुत बुरी है। जूस के साथ भी वो यही, जूस को भी यही कंप्लेंट है कि फ्रांस के अंदर जो एंटी सेमिटिज्म यहूदियों के खिलाफ बहुत नफरत बहुत पाई ज्यादा? जाती है, इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ। तो इस चीज को सामने रखें। आपने, आपका काम था अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते, आप उसके स्पीकर को कहते कि हम तुम्हें मुल्क छोड़ने को हम दे रहे हैं अंटिल फर्दर नोटिस, बात खत्म हो जाती। अब उसने ये थोड़ी कहा, उसने जाते ही आपके मिराज त्यारे वापस मंगा लेने दे, लो जी हमारी सबमरीन भी वापस करो। हम तो नुकसान तो सबसे ज्यादा जरदारी को होना था, उसको 60 मिलियन की कमीशन वो वापस करनी पड़ी थी, जो भुट्टो साहब ने 1.5 मिलियन लिया था मिराज और त्यारों वाला, वो वाली कमीशन। और फिर आमिर लोधी जो साहब है, उनको भी पैसे वापस। तो ऐसा तो नहीं होना था कि कंपनी ने पैसे वापस मांगे से कि जी जो तुमने हमारे से कमीशन। ऐसा मुल्कों के दरमियान जो अग्रीमेंट्स होते हैं, वो कॉर्पोरेट अग्रीमेंट्स होते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ। वो इस तरह जो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है दो मुल्कों के दरमियान, वो एक अलग चीज है। अब अगर आप, हम फ्रांस के सफीर को कह के जी हम तुम्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, उसके हाथ में पकड़ाए। पहले आपको अपनी प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड करानी चाहिए थी। लेकिन जो अभी पार्लियामेंट में कल हुआ कि पीपल्स पार्टी टोटल वॉकआउट कर गई, वो इस वजह से कि जरदारियों के शेतूज पैलेसेस हैं फ्रांस के अंदर, उन्होंने माल खाया हुआ है फ्रांस से, जो है ना, वो जो अगस्ता अब्दोजों के सिलसिले में, मिराज के सिलसिले में, तो ये क्या 60 ये मिलियन जो, डॉलर कौन से थे? तो क्या जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों ने एक जो ड्यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो ही नहीं किया? इज दैट व्हाट यू सेइंग? इन्होंने ना सिर्फ ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है ना, वो बार बार मिसलीड कर रहे हैं। उसको सही एडवाइस नहीं दे रहे इमरान खान को। उसको कह रहे हैं कि जी हम पे फलां पे कोई पाबंदी नहीं लगेगी। मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा इस बारे में व्यू टोटली डिफरेंट है। आप 22 करोड़ का मुल्क है। क्या फ्रांस जो है वो 22 करोड़ मुल्क के लोगों की आबादी की मार्केट के साथ, जिसकी 6 लाख की फौज है, 7 लाख, दुनिया की पांचवी बड़ी फौज है, क्या वो उनके साथ अपने ताल्लुकात खराब करना चाहेंगे जिनके पास? फ्रांस फैटफ में का क्या भी उगता है? मामला, आप मुझे फैटफ आप का भी मुझे तो मामला बताएं, कहते हैं ना। आप फ्रांस की क्या प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचता है दुनिया को? उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी उसका असला है जो वो बेचते हैं दूसरे मुल्कों को। इसके अलावा फ्रांस के पास क्या चीज है जो जो ट्रेड होती है उसके फैटफ साथ? फैटफ है ना उनके पास। देखिए, नहीं, फेटअप जो है, आप बिल्कुल इस तरह डरी जा रहे हैं कि जैसे फेटअप आपको, ये ब्यूरोक्रेसी आपको डराती है इस चीजों के अंदर। आपने
मैंने अपने एक काज़ाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था कि भई जब जो स्विस बैंक्स हैं, वो 2% लेते हैं आपको पैसा रखने का और 4% पे वो आगे कमर्शियल बैंक्स को दे देते हैं। तो स्विस बैंक 6% पे आपका इल्लीगल पैसा से मुनाफ़ा कमाई जा रहे हैं। तो जो फेटफ है, एफएटीएफ से जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क से कैसे तवक्को कर सकता है कि पाकिस्तान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को भी कंट्रोल करेगा? जब तक जो सेफ हेवन्स बनाई हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान कल खान ने को इस नहीं हाँ। इश्यू को उन्होंने रेज़ किया है इस मामले को। ये नहीं कि वो टोटली इग्नोरेंट हो गए। जब चाइना आपके साथ है, मलेशिया आपके साथ है, तुर्की आपके साथ है, फेटफ में है क्या वो 3 मुल्क आपके साथ हों, तो वो आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट कर देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी आपको डरा रही है, जो डूम्सडे सिनेरियो वो दिखा रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको मतलब मैं अपने आप को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा फेटफ जो है वो कोई अदालत नहीं है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। आप उसकी ज्यूरिसडिक्शन को जब साउथ चाइना सी में वो कर रहा था, आइलैंड्स का मसला था, तो मुझे ज़िनहुआ ने जो है ना एज़ एक्सपर्ट कॉल किया। तो यहाँ की जो है फिलिपीन जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। तो उन्होंने मैंने कहा जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। वो कैसे केस ले सकते हैं? जब तक आप लोकल कोर्ट को सैटिस्फाई लोकल कोर्ट के पास केस ना लेके जाएँ, जिस तरह आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, इसी तरह आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी नहीं जा सकते, लोकल लेवल के ऊपर बायलैटरल लेवल पे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किए बगैर। अगर मैं इमरान खान को एडवाइस कर रहा होता तो मैं उसको कहता पहले फ्रांस के साथ इस इश्यू को उठाओ, ब्लास्फेमी का ये जो कर रही है, स्टेट कर रही है। फिर उसको यूरोपियन यूनियन के साथ उठाओ, फिर यूनाइटेड नेशंस में उठाओ इसको कि इट इज़ अगेंस्ट द यूएन चार्टर कि तुम एक पूरी दुनिया की 1.56 बिलियन मुसलमानों को एलिनेट कर रहे हो, तुम उनको इंसल्ट कर रहे हो। इस्लामोफोबिक। इट इज़ हेट स्पीच, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ व्हाट यू डूइंग। यूएन चार्टर के खिलाफ है, जो यूरोपियन कन्वेंशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके खिलाफ है। तो जो इन्होंने यूरोपियन यूनियन को और फ्रांस को इकट्ठा बिठा दिया, तो ये 2 अलग-अलग बॉडीज़ लेकिन वो हैं। अब इस काम के जो लिए फिर इस काम के लिए डॉक्टर शाहिद फिर डिप्लोमेसी करनी पड़ती है ना, और डिप्लोमेट्स को अपने दफ्तरों से बाहर निकलना पड़ता है। वो नहीं ना निकलना चाहते। देखिए देखिए वो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ कि पिछले साल जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए लंदन में, तो यहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि जी अगर हमने लोगों को पाकिस्तान में फांसियाँ दी तो कैपिटल पनिशमेंट दी तो हमारी पाबंदी लग जाएगी हमारी ट्रेड के ऊपर। तो यहाँ नफीस ज़िक्रिया साहब एम्बेसडर थे, तो मैंने उनको ये आर्टिकल भेजा जो मेरी यूरोपियन यूनियन से कम्युनिकेशन हुई थी। चलें, मैं तो वो मैंने आपको उनको फ़ोन भी दिखाता हूँ। की, मैंने उनको फ़ोन अच्छा, ये किया फांसियों वाला जो कुरैशी मामला साहब है को। इसको भी जरा हमने टच करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन के हवाले से बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन जो है वो पाकिस्तान में है कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने ये किया, और मामला जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे, हमारा जीएसपी जो स्टेटस है वो चला जाएगा। ये है जी द लंदन पोस्ट का ये आर्टिकल, ईयू नेवर थ्रेटन पाकिस्तान विद सैंक्शंस और हैंगिंग्स। इसका जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं डॉक्टर शाहिद, ये क्या है क्या? देखिए जब एपीएस का हादसा पेश आया है पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने ये जो जरदारी साहब थे इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ना पाबंदी लगाई हुई थी, मॉरिटोरियम सेल्फ इम्पोज्ड मॉरिटोरियम था फांसियां लगाने के ऊपर। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने कभी नहीं इनको कहा था कि तुम इनको करो। तो मैंने यूरोपियन यूनियन को लिखा कि इन रिस्पॉन्स टू जो एपीएस का वाकया पेश आया और ये दहशतगर्द जिन दहशतगर्दों ने किया, और पाकिस्तान में कैपिटल पनिशमेंट है। यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत सारे मुल्कों को जिन जिन डील करती है, जिनमें सऊदी अरेबिया है, जिनमें ईरान है, जिनमें चाइना है, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स है, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है। वो लोगों को फांसियां देते हैं, वो लोगों को जहर लगाते हैं, वो लोगों को इलेक्ट्रिकल चेयर्स पे बिठाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड कर रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने यूरोपियन यूनियन को लिखा, ये 19 दिसंबर 2014 की बात है, तो मुझे यूरोपियन यूनियन ने जो जवाब दिया, मैं आपको पहला पैराग्राफ उसका पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि डियर डॉक्टर कुरैशी, पाकिस्तान वाज ग्रांटेड a GSP plus trade agreement as from 1st of January this year 2014. उन्होंने ये कहा कि the moratorium on execution is not a GSP plus precondition and it is not part of any 27 core conventions under the GSP scheme. वो ये कह रहे हैं कि जीएसपी प्लस का जो हमारा वो तो प्री कंडीशन ही नहीं थी,
और वो जो 27 कन्वेंशन है जीएसपी स्कीम के, उसमें वो शामिल ही नहीं है, जिसको ये पिछले इतने साल से डराए जा रहे थे। जरदारी साहब ने भी वो पाबंदी लगाई हुई थी, फिर उन्होंने खामोशी से, जब वो एक्सपायर हो गया उनका मोरेटोरियम, तो फिर ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, इन्होंने भी खामोशी से बैन लगा दिया पाकिस्तान के अंदर कि हमने इनको। और उस वक्त 8,000 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल डेथ रो पे थे, जिनको सजाए मौत होनी थी, जो तमाम अपनी अपीलों को एग्जीक्यूट कर चुके थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने जब मुमताज कादरी को फांसी देनी थी, तो उन्होंने बार बार प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन करते थे, प्रेसिडेंट हाउस, कि जी इसको निपटाएं, उसकी क्योंकि उसकी अपील पेंडिंग पड़ी हुई थी प्रेसिडेंट के पास। और इन्होंने रात को 11 बजे मुमताज कादरी को फांसी दे दी, सिर्फ अपने गैर मुल्की अकाओं को खुश करने के लिए, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं। वो जो 8-9 हजार लोग पहले से बैठे हुए थे, जिनको फांसी नहीं हुई हुई थी उस वक्त, हाँ नवाज शरीफ ने उनको सबको ओवर रूल करके और मुमताज कादरी को जो है वो दे दी। अब इसी चीज को आप, वो ये कहते हैं, यूरोपियन यूनियन ये कहते हैं कि हमारी एक ओपिनियन है, हम ये समझते हैं कि जी फांसी देना जो है ना वो हल नहीं है, लेकिन हम इसकी मुखालफत भी नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो करें, यानी आपकी अगर अदालतों ने सजा, अब सऊदी अरेबिया में तो वो सड़क के ऊपर गर्दनें उतार रहे हैं, या ईरान में वो क्रेन पे, वो तो किसी जगह पे भी नहीं लेके जाते, वो तो क्रेन से लटका देते हैं। या अमेरिका में वो जहर लगा देते हैं, बिजली इलेक्ट्रिकल चेयर पे लगा देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। अब पाकिस्तान में जब उन्होंने कहा जी सरेआम फांसी, ओह जी सरेआम फांसी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान में देते हैं, तो यूरोपियन यूनियन की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर तो ईरान का यूरोपियन यूनियन ही है, उनको उन्होंने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई उस चीज के ऊपर। मकसद कहने का ये है कि जो कुछ एलिमेंट पाकिस्तान की एलीट में जो शामिल हो गए हैं, हमारी बहुत अच्छे जो सफ़ीर रही हैं, मोमिना है, शहरी रहमान साहिबा जो कल वॉकआउट कर गए थे पार्लियामेंट में से, इस तौहीन वज़ारत, ये जो बिल है टीएलपी के हाँ लिए हाँ हाँ। बना है। इसी तरह शीरी मज़ारी साहब मौजूद है, ह्यूमन राइट्स की वो है। तो ये सारे का सारा तबका मलामती है जो इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। ये सब के सब लोग जो है ये हमें 22 करोड़ के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। और इनका जो इनके ये, तो इनको खतरा ही होता है कि अगर हमने इसकी मुखालफत कर दी, कल को हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, कल को अगर फॉरेन पोस्टिंग हो गई, ये नहीं होगा। यानी फॉरेन ऑफिस का काम है ये, जो मैंने आपको पढ़ के बताया है, 2 साल या 5 साल पहले की बात है, जब हमने ये खबर लगाई तो सिर्फ एक टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू किया, वो कुछ आधा घंटा वो टिककर चले, उसके बाद ये खबर ही गायब हो गई। जंग अखबार ने खैर खबर लगाई जंग अखबार ने खबर लगाई कि जी यूरोपियन यूनियन जो है ना वो मुखालफत करेगी। मैंने, जो हमारे दोस्त हैं इमरान हसान, जिन्होंने खबर फाइल की थी, मैंने उनको फोन किया, उनसे पूछा, मैंने कहा आपको किसने कहा है? कहने लगे जी यहाँ पे एक यूरोपियन यूनियन का बंदा आया हुआ था, तो हमने उससे पूछा, उसने कहा जी हम तो खिलाफ। मैंने कहा यार तुम, एक एक इंस्टीट्यूशन अपनी ओपिनियन दे रहा है, यानी अगर जीएचक्यू से एक ओपिनियन आए, आईएसपीआर कोई बात करे, और उसके मुकाबले में कोई कर्नल साहब किसी गली में खड़े होकर कोई बात करते, तो तुम्हें, मैंने कहा दोनों में फर्क नहीं महसूस होता? इन दोनों में क्या फर्क है? एक गवर्नमेंट ने, यूरोपियन यूनियन ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन बताई। ऑफिशियल लेवल पे और दिया। सबसे बड़ी बात जो थी, जो परेशान कुन बात थी, कि जब जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब वजीर अला थे पंजाब के, उस दौर में 65,446 मर्डर हुए पाकिस्तान में 5 सालों के अंदर। उस दौरान में 16,448 रेप्स हुए, जिसमें कोई 1150 के करीब गैंग रेप्स हैं। इस दौरान में 88,161 किडनैपिंग्स हुई पाकिस्तान में। यानी जब ये जमहूरी दौर शुरू हुआ, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो जरदारी साहब ने ये बेस्ट रिवेंज लिया था पाकिस्तान के साथ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का भी हिस्सा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तादाद जो जुराइम हुए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, वो पंजाब में हुए हैं। तो उस दौरान में इन्होंने मुजरमों को बचाने के लिए इन्होंने कैपिटल पनिशमेंट में भी फांसी लगा दी। यानी जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी, क्योंकि कोर्ट्स तो जमानतें दी जा रही थी दहशतगर्दों को, जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी, उन्होंने जिन लोगों को फांसियां दी, वो जो एग्जीक्यूशन है उनमें से भी वो जो एक जस्टिस साहब थे, वो उनको जमानतें दी जा रहे थे। यानी इन्होंने ना सिर्फ इन्होंने मुल्क के अंदर एक गर्म बाजार, चोरों और डाकुओं का राज था। यानी कि लिटरल सेंस में, अगर कोई कत्ल कर दे उसको भी कोई पूछ नहीं थी, कोई मर्डर कुछ कर नहीं दे उसकी पूछता, भी कोई पूछ। बस इनके तो एक इनके ऐसी सिचुएशन तारीफ के के अंदर मुताबिक जो हो है, तो ठीक
अच्छा, ज़रा आखिर में थोड़ा-सा मुझे मुख्तसरन ये बताएँ कि ये जो आज धमाका हुआ है, बहुत ही मैं समझता हूँ भयानक और बहुत ही डेस्टर्डली अटैक ज़ाहिर है हमारे दुश्मन की तरफ से हुआ है। तो ये उस होटल को क्यों पिक किया गया? उस होटल में कौन था? देखें वहाँ पे चाइना के जो एम्बेसडर हैं वो इस वक़्त बलूचिस्तान के दौरे पे गए हुए हैं और आज उन्होंने कुछ जगहों का इफ्तिताह भी किया, कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया और वो उसी होटल में ठहरे हुए थे, सरीना में ही ठहरे हुए थे। लेकिन जिस वक़्त ये धमाका हुआ वो उस वक़्त मिलिट्री कैंटोनमेंट में शायद वो डिनर पे थे या किसी मीटिंग में थे उस वक़्त, जिस वक़्त ये ठीक, धमाका हुआ वहाँ पे, जिसमें को 5 या 4 लोग जो है वो हलाक हुए हैं और शहीद कुछ हो 8-7 गए। लोग ज़ख्मी हुए हैं उसके अंदर। तो इसमें जो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए निशानी है, उसमें सबसे बड़ी निशानी ये है कि बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ़ 5% एरिया है, जो जहाँ पे पुलिस है। जी, जो 95% ऑफ बलूचिस्तान है, अब भी वहाँ एरिया पे पुलिस है वहाँ ही पे नहीं। पुलिस है ही नहीं। तो उस एरिया को जब ये तक तो आप स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, जब तक वहाँ पे मुकामी पुलिसिंग का इंतज़ाम नहीं क्योंकि खबर नहीं जितने भी करेंगे। डेरे हैं वहाँ पे वो या तो तो कराची फ्री में फॉर रहते ऑल हैं है या ना, इस्लामाबाद में बेसिकली तो रहते हैं फ्री या फॉर ऑल है वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब तक ये कानूनी तौर पे लेजिस्लेट नहीं करेंगे कि उन एरियाज़ को ठीक, प्रॉपर जिस तरह पूरी दुनिया में स्ट्रीमलाइन हुआ जैसे फाटा को इन्होंने शामिल किया है, इसी तरह हाँ, इनको तमाम चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वरना जितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और जब आपको पता है कि आपका खुला दुश्मन इंडिया जो है वो और अमेरिका और ये सारे जो मिले हुए हैं आपस में इतनी सारी एजेंसीज़ ठीक, आपके खिलाफ काम कर रही हैं और आपके पास एक इफेक्टिव उनका पुलिस भी नहीं मुकाबला है, कैसे करेंगे? जो उन सही चीज़ों बात। को मैनेज कर सके, उन चीज़ों को जो है सँभाल सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है इसको करना। अभी मेरे ख़्याल से मैं देख रहा था कहीं तो 30-40 हज़ार के करीब इन्होंने लोग उनको रिक्रूट किया पुलिस के अंदर और उनकी हाँ, ट्रेनिंग भी वो मुझे नहीं पता किसे शायद वो करना केपीके में पड़ेगा शायद अदरवाइज़ तो और फिर अटैक का देखें ना, अटैक कहाँ से आ रहा है? अटैक आ रहे हैं हमारे हमसाया मुल्क से और अफ़गानिस्तान को वो यूज़ करते हैं और ये पुरानी एक स्ट्रैटेजी है उनकी। वो कर रहे हैं, वो डिक्लेयर करके कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो छुप के कर रहे हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि हम ये करेंगे और कर रहे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा मुहतात होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और ये जो अटैक हुआ है उसको हम कंडेम करते हैं जेएनएन की तरफ से और अपनी पूरी कौम की तरफ से और जिन लोगों ने भी ये किया है, उनको मेरा ख़्याल है कि पकड़ना चाहिए फ़ौरी तौर पर, उनको करार की सज़ा भी मिलनी चाहिए और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दी जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेचरा, तू दानी साब कम बेशरा मुझे इस पाकिस्तान को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।